नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज़ मोमेंट से न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। 2021 का विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतकर ममता बनर्जी के सर तीसरी बार मुख्यमंत्री का ताज सजने जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कई रोगी मर रहे हैं। चुनावी नतीजों के बीच बंगाल में बवाल। राज्यपाल बोले, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषणा के बाद विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। दो 2021 का विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतकर ममता बनर्जी के सर तीसरी बार मुख्यमंत्री का ताज सजने जा रहा है। सोमवार को तोपसिया स्थित पार्टी दफ्तर में जीते हुए विधायकों की बैठक हुई, जिसमें उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव व बेहला पश्चिम से जीत दर्ज कर चुके निवर्तमान शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 मई बुधवार को ममता बनर्जी राजभवन कोलकाता में बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 6 मई से प्रोटेम अध्यक्ष विमान चैटर्जी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे तथा विमान चैटर्जी को फिर से विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाएगा। आज ममता बनर्जी शाम 6:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगी और पार्टी द्वारा लिए गए फैसले से अवगत कराएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वह नई सरकार गठन का दावा पेश करेंगी। नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक में उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि बंगाल में 292 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को मात्र 77 सीटों से संतोष करना पड़ा है। नए विधायकों ने ममता से कहा शुक्रिया। पार्थ चैटर्जी ने बताया कि निर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नेता चुना है। हम उनके प्रति कृतज्ञता जताते हैं। उनकी शारीरिक अवस्था के बावजूद बंगाल के लोगों को भारत के लोगों की रक्षा करने के लिए जो संग्राम किया है, सभी को लेकर एक वक्त होकर लड़ाई किए हैं। इसलिए विधायक दल ने उनके प्रति कृतज्ञता जताई है। विधायकों को कोविड नियंत्रण को प्राथमिकता देने का निर्देश ममता बनर्जी ने विधायकों के साथ बैठक में कोविड महामारी पर नियंत्रण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। इसे लेकर इलाके में जागरूकता फैलाने और स्थानीय लोगों की मदद करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने पहले ही कहा है कि कोविड के कारण छोटे और सादा समारोह में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कई रोगी मर रहे हैं। किसी कोरोना के मरीज या किसी अन्य मरीज को जरूरत पड़ने पर कई मरीज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। सरकार और अन्य एजेंसियां लोगों के लिए ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है। कुछ स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन अधिकांश राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। जो लोग आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं, वे इस संबंध में प्रशासन की मदद कर सकते हैं। अगर उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और उसकी उपलब्धता के बारे में पता हो। आइए हम इसके बारे में कुछ बिंदु बताते हैं। 28 अप्रैल को भारत सरकार ने घोषणा की कि वह 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद करेगी और तरल मेडिकल ऑक्सीजन के घटते संसाधनों के विकल्प के रूप में उच्च बोझ वाले राज्यों में वितरित करेगी। घरेलू स्तर पर अलग थलग पड़े मरीजों और अस्पतालों में उदारवादी रोगियों के लिए सिलेंडरों की कमी ने कंसंट्रेटर मार्केट को आगे बढ़ाया, जो पहले एक पूरक चिकित्सा उपकरण था। लेकिन सही स्पेसिफिकेशन का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। केवल हल्के से मध्यम बीमार रोगियों के लिए जिनके पास 90 या 94 के बीच ऑक्सीजन संतृप्ति स्तर है, उन्हें ऑक्सीजन सांद्रता पर निर्भर होना चाहिए और घर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन के स्तर के साथ 85 के रूप में कम एक के लिए विकल्प चुन सकते हैं। 80 से 85 से कम ऑक्सीजन संतृप्ति वाले किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन के उच्च प्रवाह की आवश्यकता हो सकती है और इसे सिलेंडर या तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में बदलना होगा।
यह कहें कि किसी व्यक्ति की ऑक्सीजन संतृप्ति 87 से 90 है और उसे ऑक्सीजन सांद्रता पर रखा गया है। यदि ऑक्सीजन संतृप्ति बढ़ जाती है और 92 से 94 के बीच बनी रहती है, इसका मतलब है कि सांद्रक मदद करने में सक्षम है। लेकिन अगर रोगी की ऑक्सीजन संतृप्ति जारी रहती है तो इसका मतलब है कि उसे उच्च ऑक्सीजन प्रवाह वाले सिलेंडर में स्विच करना होगा या अस्पताल में भर्ती होना होगा। कोविड-19 से संक्रमित एक फुसफुस फेफड़ों में पर्याप्त ऑक्सीजन खींचने के लिए वायुमंडलीय हवा, जिसमें 21% ऑक्सीजन है, का उपयोग करने में असमर्थ है। भारी ऑक्सीजन समर्थन फेफड़ों के लिए काम को आसान बनाता है। इसके अलावा स्थिर बिजली की आपूर्ति बहुत ज़रूरी है। यदि आप लगातार बिजली कटौती के साथ एक जगह पर रहते हैं तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर सकते हैं। 2 प्रकार हैं, निरंतर प्रवाह और नाड़ी की खुराक। निरंतर प्रवाह ऑक्सीजन हर मिनट ऑक्सीजन का एक ही प्रवाह प्रदान करेगा जब तक कि यह चाहे रोगी इसे अंदर ले रहा हो या ना हो। जबकि नाड़ी की खुराक ऑक्सीजन सांद्रता श्वास पैटर्न का पता लगाती है और जब सांस लेने का पता लगाती है तो ऑक्सीजन का वितरण करती है। प्रति मिनट ऑक्सीजन का फैलाव दूसरे मामले में अलग अलग होगा। एक चिकित्सक की सलाह के लिए यह तय करना आवश्यक है कि कितनी लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की आवश्यकता है। 1+ ऑक्सीमीटर को संभालना चाहिए। ऑक्सीजन सांद्रता 0.1 लीटर प्रति मिनट LPM से 5 से 10 LPM के बीच आपूर्ति कर सकती है। एक सांद्रक में 92 से 95% शुद्ध ऑक्सीजन होता है। 87 किलोग्राम से कम वजन वाले हल्के उपकरण की सिफारिश की जाती है। ऑक्सीजन सांद्रता 3, 5, 8 और 10 LPM इकाइयों के रूप में उपलब्ध है। सबसे आम 3 या 5 LPM है। कम ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले 2 रोगियों के लिए 10 LPM का उपयोग किया जा सकता है। 5 LPM की कीमत 40,000 से 60,000 रुपये और 10 LPM की लागत 1.60 लाख रुपए तक हो सकती है। फिलिप्स, BPL मेडिकल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन्वाकेयर एयरस्पेस कॉरपोरेशन, SS टेक्नोलॉजीज, ओशोकॉर्प ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, मेड्रोट्रॉनिक, इनोजेन, नीडेक मेडिकल, चार्ज इंडस्ट्रीज भारत में कुछ सामान्य आयातक और निर्माता हैं। आप आसनसोल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑन किराया अपने स्थान, लोकप्रियता, रेटिंग और जस्ट डायल पर समीक्षाओं के आधार पर खोज सकते हैं। जस्ट डायल के साथ सूचीबद्ध व्यवसाय से सर्वश्रेष्ठ ऑफर प्राप्त करने के लिए लिस्टिंग के साथ बेस्ट डील टैब पर क्लिक करें और आवश्यकताओं को भरें। व्यवसाय अपने सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावों के साथ संपर्क करेंगे। आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब आप व्यवसायों के साथ चैट कर सकते हैं और JD, एंड्रॉयड और iOS ऐप पर एक पल में कई उद्धरण। किराए का शुल्क भिन्न हो सकता है, लगभग 2500 रुपये से 4000 रुपये प्रति माह। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी, मेल care@rkmgroup.in। Contact toll free number 1800-258-7060। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए सोमवार को लोगों की भीड़ हरमाड़ी ब्लॉक चिकित्सा केंद्र पर देखी गई। लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव देखा गया, जबकि कई लोग व्यवस्था को भी कोसते नजर आए। हालांकि सामने आकर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार नितुरिया प्रखंड अंतर्गत बड़तोड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीते मार्च महीने में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई थी एवं उन्हें 28 दिनों के बाद इसकी दूसरी खुराक लेने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब लोग निर्धारित समय पर दूसरी खुराक लेने पहुंचे तो वैक्सीन नहीं होने की बात कहकर लोगों को लौटा दिया गया था एवं 42 दिनों के बाद पुनः बुलाया गया था। इस बीच लोग वहां जाते आते रहे। बाद में लोगों को यही वैक्सीन हरमाड़ी ब्लॉक अस्पताल में जाकर लेने को कहा गया। इस क्रम में सोमवार को हरमाड़ी ब्लॉक अस्पताल पर दूसरी खुराक लेने वाले लोगों की भीड़ देखी गई, जहां एक दूसरे से दूरी का सर्वथा अभाव पाया गया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी दूरी बनाए रखने का कोई इंतजाम नहीं पाया गया। इधर लोगों का कहना था कि यही व्यवस्था बड़तोड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी की गई होती तो संभवतः लोगों को इतनी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता।
हरमाडीह ब्लॉक अस्पताल पर बरतोड़िया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहली खुराक ले चुके लोगों की भीड़ का बोझ नहीं पड़ता। इस सिलसिले में अस्पताल प्रबंधन के किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं हो पाई। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222। चुनावी नतीजों के बीच बंगाल में बवाल। राज्यपाल बोले लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनादेश का सम्मान करना ही लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में उन्होंने बंगाल पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात भी कही है। अंडाल थाना के उखड़ा आउटपोस्ट अंतर्गत तार बागान इलाके में सोमवार की सुबह एक बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बम तार बागान निवासी ईसीएल कर्मी संजय पासवान उर्फ तेरे नाम के घर पाया गया। सूत्रों के अनुसार संजय पासवान अपने घर में टेबल के ऊपर बम रखकर खाना खा रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने टेबल पर बम रखकर खाना खाते हुए संजय पासवान को देखकर इसकी सूचना थाने को दी। आपको बता दें कि विगत कुछ दिन पहले इलाके में संजय पासवान बम फोड़ चुका है। कभी बंदूक लेकर इलाके में खुलेआम घूमता है। सूत्रों के अनुसार संजय पासवान पर एटीएम में भी तोड़फोड़ करने का आरोप लग चुका है। इसे लेकर इलाके के लोगों में पहले से ही दहशत का माहौल था। उस समय ही लोग इंतजार में थे कि संजय पासवान के पास और बम है या नहीं। जैसे ही स्थानीय लोगों ने संजय पासवान के पास दूसरा बम देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर बम को अपने कब्जे में कर संजय पासवान की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि संजय पासवान सरफिरा टाइप के इंसान हैं, इलाके में डर का माहौल पैदा करते रहता है। संजय पासवान की इस हरकत से स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषणा के बाद विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। जामुरिया के तालतोड़ माझीपाड़ा में तनाव फैल गया। रविवार की रात के बाद से इलाके के कुछ युवाओं ने विभिन्न घरों पर हमला किया, बमबारी की और सोमवार सुबह भी माझीपाड़ा में एक तृणमूल कांग्रेस समर्थक के घर पर बमबारी की। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक परेश माझी ने कहा कि उनके क्षेत्र के बावड़ीपाड़ा के कुछ भाजपा समर्थक चुनाव के नतीजों के बाद क्षेत्र में आए और घर पर बम फोड़ना शुरू कर दिया था। सोमवार सुबह से उन्होंने क्षेत्र में लगभग 10 बम मारे हैं। टाली की छत और टीवी को चकनाचूर करते हुए उनके घर पर भी बमबारी की। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए क्षेत्र में व्यापक पुलिस बल तैनात किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोरोना के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की रद्द हुई 10वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए नई अंक निर्धारण नीति घोषित की है। सीबीएसई की घोषित नई अंक नीति के तहत 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में 100 में से 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन और 80 अंक सत्र के दौरान आयोजित परीक्षाओं और टेस्ट के आधार पर दिए जाएंगे। इन विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनके स्कूलों द्वारा किया जाएगा। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के अंक स्कूल की पिछली परीक्षा के अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा बोर्ड ने स्कूलों को परिणाम तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय समिति बनाने को कहा है। इसमें स्कूल प्रिंसिपल के अलावा 7 शिक्षक होंगे। यह समिति परिणाम को अंतिम रूप देगी। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूलों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में दिए गए अंक स्कूल में स्टूडेंट को पिछले प्रदर्शन के अनुरूप हों। जानकारी के लिए बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। आसनसोल के जीटी रोड स्थित भाजपा कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद जमकर तोड़फोड़ किया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत किया। सूत्रों के अनुसार पूरे राज्य सहित आसनसोल उत्तर विधानसभा चुनाव में तृणमूल की जीत को लेकर जश्न के साथ कुछ जगहों पर भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटनाएं हो रही हैं।
उसके बाद से भाजपा समर्थकों में दहशत फैल गई है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को के अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता के लिए समर्पित दिन दुनिया भर की सरकारों और लोगों की जरूरत को रेखांकित करता है कि वे प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं और प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों के बारे में मीडिया पेशेवरों के बीच प्रतिबिंब का भी दिन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पत्रकारों, फोटो पत्रकारों और मीडिया से जुड़े सभी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का दिन है, जो सूचनाओं को प्रसारित करने और दुनिया भर से लोगों के घरों तक खबर पहुंचाने के लिए सबसे कठिन परिस्थितियों को बहादुरी देते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम उन पत्रकारों को याद करते हैं जिन्होंने एक कहानी की खोज में अपना जीवन खो दिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर एक संदेश में यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे ओजेले ने कहा, इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय एक सार्वजनिक सूचना के रूप में सूचना, सत्यापित और विश्वसनीय जानकारी के निर्विवाद महत्व को रेखांकित करता है। गलत जानकारी और अन्य हानिकारक सामग्री से निपटने के द्वारा इस जानकारी के निर्माण और प्रसार में स्वतंत्र और पेशेवर पत्रकारों की आवश्यक भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 के बारे में जानने के लिए मुख्य बातें। यूनेस्को समाचार मीडिया की आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कदम, इंटरनेट कंपनियों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र, संवर्धित मीडिया और सूचना साक्षरता MIL क्षमताएं जो लोगों को पहचानने और मूल्य देने में सक्षम बनाती हैं। साथ ही बचाव और मांग पत्रकारिता को एक सार्वजनिक सूचना के रूप में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां इस दिन यहाँ उपयुक्त हैं। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र सहित पूरे पश्चिम वर्धमान जिले में कोरोना की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। पीड़ितों की संख्या भी बढ़ रही है। इस कारण से 2 बस मालिकों के संघ ने आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में 4 और दिनों के लिए बड़ी बसों और मिनी बसों को चलाने से रोकने की घोषणा की। सोमवार को दोनों संगठनों ने पश्चिम वर्धमान के जिला अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी RTO को पत्र भेजकर इस फैसले की जानकारी दी। आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन के महासचिव सुदीप रॉय ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 400 मिनी बस चलते हैं, लेकिन 1 मई से उन सभी बसों और मिनी बसों को रोक दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी आसनसोल में कोरोना घोषणा कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती जा रही है। मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए इस दिन हमने फिर से तय किया है कि बसों और मिनी बसों को 7 मई तक 4 और दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। व्यवसाय से पहले, मानव जीवन से पहले, इस समय हम क्या सोचते हैं? यह निश्चित रूप से कुछ लोगों, विशेष रूप से कार्यालय यात्रियों को असुविधा का कारण होगा, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद हमने यह निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अब हमारे पास अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए एक बड़ा काम है। आसनसोल बड़ा बस ऑनर्स एसोसिएशन के महासचिव विजन मुखर्जी ने कहा कि यात्रियों और कर्मचारियों के जीवित रहने पर ही बस का संचालन किया जा सकता है। सबसे ऊपर कोरोना के आतंक के कारण सभी परिवहन में यात्रियों की संख्या में कमी आई है। हर दिन हमें औद्योगिक क्षेत्र में किसी की मौत की खबर मिलती है। जिले में एक ही दिन में लगभग 1000 लोगों पर हमला किया जा रहा है। कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग अभी तक मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करना, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमें अगले 4 दिनों के लिए लगभग 300 और 50 बड़ी बसें नहीं चलाने का फैसला किया है। सिर्फ आसनसोल दुर्गापुर या स्थानीय बसें नहीं हैं। लंबी दूरी की बसें जो चलती हैं वे सभी बंद हो जाएंगी। यह लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक काट देगा। नतीजन कोरोना थोड़ा कम हो सकता है। 7 मई को हम फिर से बैठेंगे और अगली स्थिति पर फैसला करेंगे।
यदि हम कोरोना की घटनाओं में वृद्धि देखते हैं तो हम चर्चा करेंगे और बस स्टॉप दिनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लेंगे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर एवं आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के सीईओ नितिन सिंघानिया IAS के द्वारा विभिन्न चैम्बरों के साथ वर्चुअल बैठक में जामुरिया चैम्बर के द्वारा अनुरोध किए गए थे कि कोरोना महामारी के भयंकर रूप को देखते हुए जामुरिया बाजार का सैनिटाइजेशन करवाया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज सुबह 9 बजे से जामुरिया बाजार का सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया। कॉरपोरेशन की छिड़काव गाड़ी से सैनिटाइजेशन किया गया। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 1 नंबर बोरो के निवर्तमान चेयरमैन शेख शानदार, जामुरिया चैम्बर के अध्यक्ष जयप्रकाश डोकानिया, सचिव अजय कुमार खेतान, मारवाड़ी युवा मंच जामुरिया शाखा के अध्यक्ष विशु टिब्रेवाल, पूर्व मुख्य सलाहकार महेश मेगितिया, जामुरिया बाजार स्थित जामा मस्जिद के पूर्व अध्यक्ष और जामुरिया चैम्बर के कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद मीर अजाम खान, समाज सेवी घनश्याम जायसवाल, समाज सेवी मोहम्मद मटल्लू बड़कू, मोहम्मद खुर्शीद के अलावा काफ़ी संख्या में समाज सेवी और कॉरपोरेशन के कर्मचारी मौजूद थे। जामुरिया वासियों ने कॉरपोरेशन की इस पहल दिल से सराहा। आज का सुविचार, प्रार्थना करो जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, काम ऐसे करो कि सब कुछ आप पर निर्भर हो। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।